ओके, सो इंश्योरेंस सेगमेंट में ये बात देखा जाता है कि आप अपने इन्वेस्टर्स, अपने स्टेक होल्डर्स, इन सब की रिपोर्टिंग, इन सब के लिए आप किस तरीके से फ्रेमवर्क सिस्टम बिठा के बैठे हो और इनको पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हो, और किस तरह से पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स को आप अपराइटली अपडेटेड रखते हो। ठीक है, ये होता है स्टीवॉर्डशिप्स में आता है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी के स्टीवॉर्डशिप के बारे में ओल्ड कोर्स में भी एक दो बार पूछा गया है, न्यू कोर्स में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। शॉर्ट नोट ऑन द स्टीवॉर्डशिप ऑफ इंश्योरर्स इन इंडिया, तो ये पुराने पेपर्स में आपको मिलेगा भी। सो इसके हिसाब से स्टीवॉर्डशिप के लिए क्या होता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है दे प्ले सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन लिस्टेड कंपनीज, ये बात तो मानते हैं कि ये लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय देम एज अ कस्टोडियन ऑफ द पॉलिसी, क्योंकि पैसा वो पॉलिसी होल्डर्स का होल्ड करते हैं। As a result, the governance of the investee is an important aspect of the insurance company and has to ensure and maintain corporate governance standards. वो standards maintain करते हुए इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ultimately पैसा public का है, तो उनको वो public तक वापस पहुंचाना भी है maturities पे। So IRDAI issued a code for stewardship insurance in March 2017. फिर 7th March February 2020 को इसको वापस से अपडेट किया गया था। ओके, तो 2017 में आया था, 2020 में उसको अपडेट किया गया। ये कब अपडेट हुआ था? कोरोना आने के ठीक थोड़ा टाइम पहले। क्लियर? फिर 25 ऑफ मार्च से कोरोना लग गया। कल ही मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट की। आई कंप्लीटेड माय 450th बुक रीडिंग विच आई स्टार्टेड फ्रॉम 25 ऑफ मार्च 2020। हाँ, जब कोरोना लगा था तब से मैंने बुक रीडिंग ऐसे ही आउट ऑफ बहुत टाइम से छोड़ दी थी, तो शुरू की वापस बैठे बैठे। बाय दिसंबर 2020 आई कंप्लीटेड माय 155th बुक रीडिंग, धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी थी बहुत। और फिर आदत नहीं छोड़ी, अभी भी पढ़ रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने जो लास्ट बुक कंप्लीट की है उसका नाम है डू द वर्क करके, प्रिसफील्ड की बुक है। ओके, आई जस्ट कंप्लीटेड द बुक, आई मे एंड बहुत अच्छी बुक थी, अच्छा एक्सप्लेनेशन था। सो दैट वाज माय 450th बुक, बिकॉज वॉट एवर कंप्लीट आई मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ पूरा उसका बना लेता हूँ और अपने सिस्टम में डाल के रखता हूँ, तो अब वो फ्यूचर में याद रहे। नहीं नहीं, अभी उतना भी सफेद बाल नहीं आया है तो उतना टाइम है। ओके, बट इट बुक्स रीडिंग हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक रिलैक्सफुल एटमॉस्फेयर में मुझे बहुत कुछ हेल्प करता है, एंड आई कीप मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। मैं उसका पॉइंटर्स बनाते रहता हूँ, कभी उसका माइंड मैप्स बनाते रहता हूँ, कभी उसमें मैं एक्सेल पॉइंट्स लेट डाउन करता हूँ या प्रेजेंटेशन बना के रख लेता हूँ। सो हाँ, मैं सिर्फ रीड नहीं करता हूँ, उसके नोट्स पॉइंट बना के रखता हूँ अपने, तो मुझे फिर फ्यूचर में हेल्प करता है कि एक ही जगह पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें वापस से ही देख सकूँ। इट डज हेल्प मी अ लॉट। क्लियर? सो दैट वाज बुक रीडिंग के हिसाब से। ये सजेशन है कि फ्यूचर में भी आप अपनी बुक रीडिंग रखना, भले आप फ्यूचर क्वालिफिकेशन के लिए जाओ नहीं जाओ, बट इट हेल्प्स यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग मेनी एस्पेक्ट्स जो आप कई बार सिचुएशंस में समझ नहीं जाते। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई विल ऑलवेज रिकमेंड, महीने में कोई भी एक स्टोरी बुक पढ़ना। स्टोरी बुक आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हेल्प करती है जो आपने कभी सोचा नहीं होता, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज। मतलब मैं एक महीने में एक बार अकबर बिरबल पढ़ लेता हूँ, तेनालीरामन पढ़ लेता हूँ, ओके, स्टोरीज अबाउट नॉवेल्स पढ़ लेता हूँ, कोई भी एक स्टोरी उठा के पढ़ लेता हूँ। इट हेल्प्स, सडनली आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन आता है। ओके, अ सिंपल स्टोरी विच आई वाज, मतलब हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आई वाज रीडिंग अ सिंपल स्टोरी, द क्रो एंड द थर्स्टी क्रो, और उसमें मुझे एक सॉल्यूशन समझ में आ गया अपना, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। ही वाज ड्रॉपिंग दिस, सो आई स्टार्टेड राइटिंग एवरीथिंग, आई स्टार्टेड ड्रॉपिंग, ये नहीं कर सकता ड्रॉप्ड, ये नहीं कर सकता ड्रॉप्ड, ये नहीं कर सकता ड्रॉप, उसमें आया ये वाला मैं नहीं ड्रॉप कर सकता, फिर आई फाइनली फाउंड आउट माय थिंग्स। तो ये सब चीज़ें कभी कभी स्टोरी बुक्स में से समझ में आती है। ओके, पर उसके लिए देन यू हैव टू सिट एंड थिंक, थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो
All insurers need to review and update their existing stewardship policy based on the revised guidelines. तो insurers को ये ध्यान रखना पड़ता है. And these guidelines under section 1 इंश्योरेंस एक्ट कंप्लायंस के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से लग जाएगी. अच्छा, ये गाइडलाइंस अगर आप प्रिंसिपल्स वाइज याद रखना चाहो तो अलग बात है, नहीं तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके भी याद रख सकते हो. तो इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाया कि इंश्योरर हैज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द स्टीवर्डशिप. ओके, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे करीब 7 ही है, तो 7 on 7 याद रखने हैं. ओके, अगर आप लाइन से याद रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखते तो देर आर 7 प्रिंसिपल्स 1 2 3 4 5 6 7. नहीं, बस इतना ही याद रखने का है, ये चाहिए उनको. ओके, ये आपका आंसर पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है. आपने स्टीवर्डशिप के बारे में बता दिया, आपने उसके प्रिंसिपल्स बता दिए. Okay, insurers should have a clear idea of managing the conflict of possibility. Insurer has to monitor the investee company, should have a clear intervention. Insurer should have a clear policy for insurance paperwork. Insurer should have the clear policy for voting. Insurer should report periodically for the stewardship. Clear? So आपने detail idea बता दिया और ये बता दिया, तो you have framed a proper answer to the question. ओके, बाकी उससे ज़्यादा का कंटेंट वो सिर्फ आपको ध्यान में रखने के लिए था कि ऐसा भी है. बिकॉज क्या रहता है, अभी नहीं, अगर सी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने सारा डेटा कलेक्ट कर दिया. इंस्टीट्यूट को ये नहीं मालूम आप फ्यूचर में कौन सी कंपनी में लैंड अप करने वाले हो, तो इंस्टीट्यूट आपको ऑलमोस्ट एज फार एज पॉसिबल सारा डेटा पढ़ा देती है. फिर हमारे स्टूडेंट कभी जाके लैंड अप करते हैं कंपनी में, अचानक से उनको एक बेनामी का याद आया, बेनामी कहाँ से ढूंढूं, फिर वो अपने मॉड्यूल ढूंढते हैं, उसमें उसको बेनामी के प्रोविजंस वगैरह मिल गए, वो प्रेजेंटेशन में यूज कर लेते हैं. फिर अचानक से ऐसे बैठे बैठे कुछ काम आया, उसमें बोर्ड पॉलिसीज आए, बोर्ड पॉलिसी का गवर्नेंस की मॉड्यूल में था. तो ये सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वेयर यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन. आने वाले टाइम में दैट इज इंपॉर्टेंट. यू डोंट हैव टू फिल योर माइंड विद अ क्रैप दैट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन. यू हैव टू फिल योर माइंड विद अ क्रैप वेयर यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन. ओके, देन यू कैन फ्रेम इट बेटर. तो वो आपको याद रखने के लिए, इसलिए इंस्टीट्यूट आपको एज फार एज पॉसिबल प्रैक्टिकल लाइफ के जितने सिनेरियोज हैं उन सब चैप्टर से घुमा के जा रहा है कि देखो इंश्योरेंस के बारे में इधर मिलेगा, बैंकिंग के बारे में इधर मिलेगा, और डिटेल चाहिए तो इलेक्टिव पेपर भी है तो उसके मॉड्यूल्स भी हैं. ओके, आईपीआर की भी मॉड्यूल है. कई लोग आईपीआर में फ्यूचर में कोई ट्रेडमार्क पेटेंट के बारे में ढूंढ रहे होते हैं, आईपीआर की मॉड्यूल डाउनलोड करके रखने का, उसमें मिल जाता है कभी कभी. क्लियर? सो वो सब चीज़ें भी है, और फॉरेंसिक ऑडिट्स वगैरह की मॉड्यूल्स भी हैं, वो भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो. मे हेल्प यू इन सम फेज. बस ये पता होना चाहिए अंदर है क्या. क्या नहीं जाते? फॉरेंसिक ऑडिट में नहीं जानते, ऐसा किसने बोल दिया? सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है, फॉरेंसिक ऑडिट टीम होती है, तो सीएस भी उसमें से एक पार्ट होता है. ओके, प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल ऑडिट. ये प्रॉब्लम की वजह से उनको लगता है सीएस फॉरेंसिक ऑडिट में नहीं जाते. फॉरेंसिक ऑडिट इज नॉट अ फाइनेंशियल ऑडिट, इट्स एंटायर टीम, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की टीम जैसे ऑडिट कर रही है, जिसमें सीए, सीएस, सीए में हमें ऑलमोस्ट लाइक सारे जंची इंजीनियर्स भी आते हैं. तो सब चीज़ें, क्योंकि फाइनेंस वाले फाइनेंस की ऑडिट करते हैं, हम पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क्स, ये पिछले क्या क्या एक्टिविटीज़ हुए थे, कितने रेजोल्यूशंस पास हुए थे, पूरा लीगल फ्रेमवर्क पूरा निकाल के ऑडिट करते हैं, ताकि मालूम पड़े कि कंपनी में कौन सी चीज़ किससे जोड़ रही है. समझा? तभी हमें इलीगैलिटीज पता चलती है, कंपनी ने क्या क्या चीज़ें अवॉइड की थी. तो याद रखना, फॉरेंसिक ऑडिट इज नॉट अ फाइनेंशियल ऑडिट, इट्स अ एंटायर थिंग इन इटसेल्फ. ठीक है, और जब ये होता है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं. ठीक है, अब आते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे. तो हमारे यहाँ पे दो तरह के एंटरप्राइजेस है, स्टेट एंड सेंट्रल. स्टेट में आपको मिलता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं सेंट्रल पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. स्टेट लेवल पे मिनी रत्नास, नवरत्नास लाइक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज. ओके, महाराष्ट्र स्टेट रूरल ट्रैफिक कॉर्पोरेशन, आपको दादर एरिया में मिलेगा, जहाँ पे आपको पुणे, नासिक के लिए बसेस मिलती हैं, एमएसआरटीसी की बसेस. ओके,
कोंकण बेल्ट पे लेके जाते हैं। केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉरपोरेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ पे MERC चलता है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रूरल सॉरी MERC, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी समथिंग कॉरपोरेशन, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। सो ऐसे हमारे यहाँ पे भी स्टेट लेवल्स के बहुत सारे बॉडीज हैं, रोड ट्रेवल है, MMRDA है, वो भी आपने सुना होगा मेट्रो के लिए, रिलायंस मेट्रो के साथ MMRDA एज अ शेयर होल्डर। सो ये स्टेट लेवल कॉरपोरेशंस है, ये सेंट्रल है, इनमें भी काम है अपना, इनमें भी काम है। ओके, सो इन लोगों के अंदर भी आपको अपने CS वगैरह मिलते हैं, लीगल डिपार्टमेंट, CS, कंपनी सेक्रेटरी, ये भी लिस्टेड है, ये भी लिस्टेड है। तो ये सेगमेंट भी बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं, बट अगर आप ये सेगमेंट एक्सप्लोर कर रहे हो ना, मेरा सजेशन फिर ये है कि आप फिर एक बार UPSC एग्जाम की तरफ जाओ। फेल हो जाओगे चलेगा, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएंगे। ओके, IAS IPS फेल भी हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हो गए उनसे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएंगे। मेरा दोस्त तो किया था, उसने IAS का 3 अटेम्प्ट दिए, फेल हो गया, फिर उसने यूपी स्टेट का एग्जाम दिया, स्टेट लेवल पे भी होते हैं ना, हाँ, तो उसने स्टेट लेवल एग्जाम दिया, उधर पास हो गया। आज यूपी में बंगला है उसका हम लोग कई बार जाते हैं, स्विमिंग पूल वाला बंगला है सो स्टेट लेवल एग्जाम में वो पास हो चुका है, वहां पे उसका फिर काम बैठ गया, यूपी में अच्छे से काम कर रहा है, नाउ इज एट अ गुड पोजीशन एंड स्टेट लेवल, और उसने अच्छे से वो क्या बोलते हैं PCS एग्जामिनेशंस होते हैं, वो पास करके सेक्रेटरीट लेवल पे आ चुका है अब तो वो, सो मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरीट लेवल, तो ये बहुत बड़ी पोजीशन हो जाती है, क्योंकि आप राइट बिलो द मिनिस्ट्री हो जाते हो। सो इस तरह से भी जाते हो। अगर आप सीरियसली पब्लिक सेक्टर सोच रहे हो ना, सजेशन ये है, डू अपीयर फॉर UPSC बेस्ड एग्जामिनेशंस। इससे जितने लोगों से आपका कांटेक्ट बनेगा ना, वो आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क दिलवा देगा। ठीक है, फाइन। सो सेंट्रल PSCs होते हैं और स्टेट PSCs होते हैं, और बाय द वे अगर आप पास हो गए ना, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा फिर तो, गवर्नमेंट का ही, IAS IRS किधर भी गिरो कुछ ना कुछ अच्छा ही मिल जाएगा। बट एक चीज याद रखना, उसमें 3 टाइप होते हैं, A B and C लेवल पे मत जाना, इससे अच्छा फिर अपने कंसल्टेशन प्रैक्टिस कर लेना। A या B लेवल पे होगा ना तो ठीक है, वो आपका स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, C लेवल जॉब मत लेना, C लेवल बहुत नीचे का जॉब हो जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। A या B लेवल तक जॉब रहेगा ना, ठीक है, क्लियर। तो आपको RD वगैरह वो A लेवल का जॉब है, रीजनल डायरेक्टर बनना। दे आर ऑल क्वालिफाइड CACS हु हैव क्लियर्ड देयर UPSC एग्जाम्स, या फिर दे आर ऑल क्वालिफाइड UPSC एग्जाम्स हु हैव क्लियर्ड देयर CACS ऐसे भी हैं। हमारे पिछले जो RD थे ना, उन्होंने पहले UPSC एग्जाम में IRS किया था, उसके बाद उन्होंने CA किया और CS किया है। ओके, तो दी वाज अ IRS ऑफिसर फर्स्ट। सो ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे। सो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर सेंट्रल PSCs क्या क्या है। देखो, सेंट्रल PSCs के हिसाब से कंपनीज मैनेजमेंट, इट्स बोर्ड, इट्स शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इनको कवर करते हैं। आई विल से, और आप याद भी रखना, इनको मेजर कंप्लायंस कंपनी लॉ और LODR के सेम ही है। DPE ने क्या कर रखा है, DPE ने अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को LODR के साथ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे डाल दिया है, तो दोनों के रिक्वायरमेंट्स पार्लेंस पे चल रहे हैं, यानी ऑडिट कमेटी, बोर्ड स्ट्रक्चरिंग काफी हद तक सेम ही है, इसमें आपको चेंजेस नहीं लगेंगे। होल्डिंग सब्सिडियरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम चल रहे हैं, तो इस वजह से आपको DPE गाइडलाइंस और LODR में बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखेंगे। क्लियर, इसलिए मैं बोला आपका स्कोप है, CS होने के बाद LODR में आप अगर अच्छे हो तो इधर आपका स्कोप है, बस कॉन्टेक्ट चाहिए। ठीक है, so corporate governance provides a principal process and a structure through which the objective of the company's means of attaining and system of monitoring is set up. इनकी authorities कौन है, इनकी डिपार्टमेंट की खुद की एक अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो इन सब मिनी रत्नास, नवरत्नास और बड़ी बड़ी सब को कवर करता रहता है। ओके, इट्स अ नोडल डिपार्टमेंट अथॉरिटी फॉर गाइडलाइंस ऑफ PSCs। ओके, और आजकल अपने PSCs में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड काफ़ी सारी एंटिटीज भी खुली हुई है, जो शायद आप में से कई लोगों को पता भी हो या नहीं पता हो। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आईटी बेस्ड कंपनीज भी है, ओके, जो साइबर क्राइम्स और इन सब को ध्यान रखते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट इनके साथ काम करती है, आईटी बेस्ड कंपनीज, ओके। अच्छा, आपको मालूम है आईबीसी के अंदर भी एक ऐसी कंपनी है जो इसका अंदर आती है। आईबीसी में जो कंपनी है वो इसके अंदर आती है, वो ये है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। द आईयू इज, जो दिल्ली में कंपनी बन चुकी है अभी, तो वो इसके अंदर आती है। देखिए उसमें गवर्नमेंट होल्डिंग है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्लियर? सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट के हिसाब से, सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर इन पीएससीज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, और इसी तरह वो गवर्नमेंट है ना डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम्स यहाँ पे डालती रहती है, अपने शेयर्स बेचती रहती है, क्योंकि इनके शेयर्स बहुत कॉस्टली बिकते हैं। दीज आर ऑल द मेन गुड अर्निंग कंपनीज। ठीक है, and the DP guidelines structure in 2001 was revised in 2010। अब देखो यहाँ पे ये भी है, अगर आपका लिस्टेड पीएससी है तो आपको स्टेट अवे सेबी एलओडीआर लग रहा है, फिर तो आपको डीपी गाइडलाइंस लगेगी नहीं। अगर आप नॉन लिस्टेड में हो तो आपको डीपी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस, पर दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसके वजह से आपको ट्रबल नहीं आएगा। अब लिस्टेड एलओडीआर तो आप अलग से पढ़ ही रहे हो, डीपी गाइडलाइंस में क्या क्या याद रखने का है। डीपी गाइडलाइंस में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन, सब्सिडरी, रिपोर्ट कंप्लायंसेस, ओके, ये सब आपको सेबी एलओडीआर के साथ ही पढ़ने का, तो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दैट्स द इफेक्ट ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस। समझ में आया? ठीक है, अब इसके साथ साथ डीपी गाइडलाइंस के अंदर एक एरिया जो पीछे आपको मॉड्यूल में दिखता भी है, सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डीपी ने क्या रिपोर्ट बनाई थी। तो एक डिटेल रिपोर्ट, डिटेल गाइडलाइंस ले डाउन की थी अपने को, उसके बारे में कई बार शायद फुल मार्क्स का क्वेश्चन आ भी जाए, ओल्ड कोर्स में एक ही बार आया है वो, ओके, कि सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डीपी गाइडलाइंस क्या बोलता है। डीपी गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड सीएसआर सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल सीपीएससीज एंड दे हैव रिवाइज्ड देम, और इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उन्होंने क्या बोला कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल प्रॉफिट मेकिंग सीपीएससीज टू डू सीएसआर। एक चीज याद रखना, ये लोग बोलते हैं कि आप 5 करोड़ और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मत देखो, अगर आप प्रॉफिट मेकिंग सीपीएससी हो तो आपको सीएसआर करना ही पड़ेगा। ओके, सो दे डू नॉट सी द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। इफ यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग सीपीएससी यू हैव टू डू इट। देन every CPSC which is not covered in the eligibility but made profit in the preceding year is required to do CSR। समझा? वो पॉइंट क्लियर भी किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, देन all CPSCs has to adopt CSR sustainability report policy for approval of the board। तो CSR के साथ, और CSR के साथ sustainability कैसे जुड़ा हुआ है, ये शायद पहले बताया भी हो, याद रखना, जब आप सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो तब आप सीएसआर कर पाते हो। सो सस्टेनेबिलिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ सीएसआर। जेब में जब पैसा होगा तब पैसा देने की कैपेसिटी होती है। तो अगर कोई कंपनी सीएसआर कर रही है तो मेरे हिसाब से वो कंपनी की स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी अच्छा है, क्योंकि वो 2% तब दे पा रही है जब उसके पास प्रॉफिटेबिलिटी है। क्लियर? सो all CPEs must adopt CSR sustainability reporting. If CPEs feel the necessity of making a new CSR activity during the course of the year, the board has to give the approval for additional activity। तो क्योंकि इनका जो अमाउंट होता है ना वो छोटा नहीं बड़ा होता है, करोड़ों में आता है, इसीलिए ये लोग लोकल एरियाज में तो CSR कर ही सकते हैं। इसको छोड़ के अगर कोई और CSR भी करना चाहे उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नहीं। ओएनजीसी का प्रॉफिट्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट, बड़ा सारा एरिया। ओके, ओएनजीसी काइंड ऑफ कंपनीज इज हैविंग अ जॉइंट वेंचर विद रोसनेट ऑफ रशिया ऑयल एक्सप्लोरेशंस। तो सोचो आप कितना बड़ा रोसनेट ऑफ रशिया वो कंपनी है जो वर्ल्ड को ऑयल एक्सप्लोरेशन देती है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनीज है ऑयल में। ओके, तो उसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। सो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा सेगमेंट ऑफ प्रॉफिट्स आता है।
तो इस प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से इंडिया में बहुत सी जगह पे सीएसआर हो सकता है. So they are not restricting them only to local areas. Local areas preferred, but then you can do it at other areas also. उनको ये भी बोला है, it would be mandatory for all CPSCs to lay down 135(1) के हिसाब से at least 2% of the net profit. And in case the company fails to spend the amount, they have to specify the reasons. Okay, board report के अंदर reasons देना compulsory है कि क्यों इस साल आप CSR नहीं कर पाए. कभी कभी ऐसे phases आ जाते हैं कि आप CSR नहीं कर पाते हो. ओके कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं. अभी जैसे बीच में कोरोना आया था, अब आई कैन नॉट डू सीएसआर इन दैट केस. मैंने जो सीएसआर एक्टिविटी ली थी वो कोरोना के किसी भी फ्रेमवर्क में कवर नहीं हो रही है. या तो आप नया स्टार्ट करो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करना. अब जैसे ज़ॉम्बी वायरस आ रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है, तो अब उसके हिसाब से यू कैन थिंक अबाउट सीएसआर एक्टिविटीज. ओके समझा? So while selecting CSR activities, Schedule 7 has to be considered and they have to give priority to the issue concern of national development. So इन्होंने क्या बोला, Schedule 7 को याद रखना. Schedule 7 से किया तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे एरिया जो Schedule 7 से जुड़ते हैं एंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी एरियाज ये लोग ले सकते हैं. ओके तो आर्मी फंड के लिए कंट्रीब्यूट करना, जिन लोगों को आर्मी में या नेवी में एयरफोर्स में हाथ पैर कट गए थे, एम्प्यूटेशंस हो गए थे, उनके लिए हेल्प आउट करके कुछ बनाना. ठीक है. एंड फॉर सीपीएससीज टू फुल्ली एक्सप्लॉइट देयर core competencies, mobilize the resources, they are advised to align CSR with sustainability policy in their business policy. तो CSR अलग से नहीं, वो बिजनेस पॉलिसी के साथ ही जुड़ेगा. ओके जो बिजनेस के लिए आप रिपोर्ट पॉलिसी रिपोर्टिंग बनाते हो, उसके साथ ही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी बनेगी. इसलिए आपको एक एरिया पढ़ाया था, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, तो ये उसके साथ जोड़ता था. ठीक है. All CPSCs are expected to act socially, economically and environmentally sustainable. ESG norms इन्हें भी लगेगा. Okay, and as a part of the sustainability initiative, they are expected to give importance to the environmental sustainability. Environment saving के लिए इनको, इसका मतलब अगर किसी भी एरिया में इन्होंने एक आध कोई पेड़ खराब किया या गार्डन खराब किया तो दूसरी जगह पे बनाते हैं. तो इंडिया में, मुंबई में भी और कई जगह पे आप सरप्राइजिंगली देख सकते हो ONGC गार्डन्स. यस, इंडिया में और कई ONGC की जगहों पे आपको ONGC के गार्डन्स मिलेंगे और वो गार्डन्स बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड गार्डन्स है. ओके तो अगर आप बाय चांस ट्रैवल कर रहे हो टू दिस कोलकाता, वहाँ पे उन्होंने एक ONGC गार्डन बनाया हुआ है. ONGC की कंपनी का ही बना हुआ गार्डन है, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है. ओके सो वी हैव विजिटेड दैट, बहुत ही अच्छा गार्डन्स बना है. इफ यू आर विजिटिंग चंडीगढ़, वहाँ पे भी ONGC का गार्डन मेंटेन. ओके तो ONGC का भी गार्डन वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वो भी मस्त फाउंटेन्स और ये सब के साथ है. सो ये दो गार्डन्स तो मैंने देखे, बाकी ONGC वाले इनिशिएटिव में बहुत गार्डन्स बनाता है या एग्जिस्टिंग गार्डन्स को मेंटेन करता है. क्लियर? तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली के नाम से उसका जाता है. एंड देन sustainability initiative should include steps by CPSCs to promote employees to welfare. इसका मतलब एक important point है, जनरली आप CPSCs में एम्प्लॉय वेलफेयर एरिया कम देखते हो, लेकिन इनको अलाउ किया है कि आप एम्प्लॉयर वेलफेयर भी आप CSR एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हो. So that's also a good thing. And the philosophy and spirit of sustainability should be understood to imbibe by the employees. याद रखना CSR के अंदर एक फर्क आता है. ठीक है, चलो मैं वो CSR के टाइम पे समझाता हूँ, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी होता है कि CSR होता क्या है. ठीक है. एंड कंपनीज एक्ट CPSC शुड गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया व्हाइल सिलेक्टिंग CSC. तो मैं इसलिए बोला ये प्रेफरेबल है, कंपलसरी नहीं है, प्रेफरेबल है, और इसके साथ वो दूसरे एरिया में ही जाते हैं. तो हमेशा ये लोग अपने लोकल एरियाज तो रखते ही हैं, प्लस एडिशनल एरियाज रखते हैं. ओके इसलिए इनका स्प्रेड आपको इंडिया में कई जगहों पे दिखेगा. ठीक है. एंड आफ्टर ड्यू प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया दे में कंडक्ट इन अदर प्लेसेस ऑल्सो. तो गाइडलाइंस में ये भी लिखा हुआ है. ठीक है. एंड CPSCs मस्ट कम्युनिकेट स्ट्रेटेजीज विद स्टेक होल्डर. लोगों को बताओ कि कहाँ पे हमारे CSR एक्टिविटीज हो रहे हैं, किस किस नेचर में हो रहे हैं. ठीक है. एंड एज पर CSR रूल ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट्स एंड CSR इन द बोर्ड रिपोर्ट. तो कम से कम 10 पॉइंट यहाँ पे याद रखना. अगर आप CSR एंड सस्टेनेबिलिटी CPSCs का लिख रहे हो, कम से कम 10 पॉइंट.
ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क का भी आया तो वो 10 पॉइंट से कम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बोला कम से कम 10 पॉइंट, 15 पॉइंट्स लिखे, 10 पॉइंट याद रखना। और बीच में हमारे गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग था, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, उसको चेंज करके उसका नाम किया था नीति आयोग। नीति आयोग ने सीपीएसईज के लिए कुछ प्लानिंग कमीशन की तरफ से रिकमेंडेशंस दिए थे, तो वो ये था गाइडलाइंस फॉर सीएसआर एक्सपेंडिचर, दैट इज ये आया था नीति आयोग, दिस अथॉरिटी इज कॉल्ड नीति आयोग। उन्होंने गाइडलाइंस में कुछ 4-5 पॉइंट्स एडिशनल ऐड किए थे। एक तो कॉमन थीम रखना है पूरे साल में, तो अगर आप विमेन अपलिफ्टमेंट रख रहे हो तो पूरे साल वो विमेन अपलिफ्टमेंट की थीम रखो, अगर एजुकेशन ऑफ पुअर रख रहे हो तो एक ही थीम रखो, डोंट कीप चेंजिंग द थीम इन द ईयर इटसेल्फ। दूसरा, उन्होंने अपार्ट फ्रॉम अबाउ गाइडलाइंस, स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर कैन बी टेकन एज अ थीम, मना नहीं किया है, तो कॉमन थीम रखो। एंड एजुकेशन भी आप थीम रख सकते हो, कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन को अलाउ नहीं करती, जैसे फॉरेन कंपनीज इंडिया में सीएसआर करती है तो उसको एजुकेशनल थीम या हेल्थ केयर थीम में अलाउ नहीं करते, बट इनको अलाउ किया हुआ है। देन सीएसआर एक्सपेंडिचर 60% ऑफ द एनुअल एक्सपेंडिचर शुड बी एट दैट थीम इटसेल्फ। तो अगर इस बार अगर आपने 100 करोड़ अलग किया है तो 60 करोड़ आप इसी थीम के लिए, अगर आपके पास मल्टी सीएसआर प्रोजेक्ट्स है तो सिलेक्ट अ थीम, go with the theme for 60%, remaining you can set off for other things। क्योंकि नीति आयोग ने ये भी देखा कि कई ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सीएसआर कर रही है, तो ठीक है, सिलेक्ट योर मेन थीम जिसके लिए आप 60% कंट्रीब्यूट करोगे एंड सब थीम्स के लिए अलग। तो मेन थीम अगर आपका विमेन अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन टू चिल्ड्रन या फिर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जो आपका मेन है, अभी जैसे वीवो हॉस्पिटल्स है उसका मेन थीम दैट इज एजुकेशन टू विमेन्स एंड उन्होंने हेल्थ केयर रखा हुआ है, वो उनका मेन थीम है। उसके साथ सब थीम्स के हिसाब से कभी स्टेशंस के आसपास या गार्डन्स के आसपास चेयर लगा देना, ये सब थीम्स हो जाती है। क्लीनलीनेस कर देना, सब थीम्स हो जाती है। ओके, क्योंकि हेल्थ इज रिगार्डेड विद द क्लीनलीनेस, तो क्लीनलीनेस रखना, वो सब थीम्स आ जाती है, ठीक है। एंड द एनुअल थीम फॉर द फ्यूचर शैल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। तो ये भी बोला है ये सारी थीम्स आपको नीति आयोग को बतानी होगी और नीति आयोग बताएगा कौन सी मेन थीम रखनी है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी इंटरफेरेंस रखी हुई है, ठीक है। सो ये सारी बातें चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से याद रखना, ओके।